और आइए शुरुआत करते हैं रात 9 बजे की खबर की और बात करते हैं द ग्रेट अरेबियन फाइट्स की। गाजा लेबनान के बाद यहां खुलने वाले एक और नए फ्रंट की। जी हां, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बीते बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और टाइमिंग देखिए कि बुधवार को ही लेबनान से लगे एक और देश सीरिया में अचानक हालात तेजी से बिगड़ने लग गए। वहां विद्रोही गुट ने असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 4 दिन के भीतर ही सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो के ज्यादातर हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। 8 साल बाद एलेप्पो में एक बार फिर से विद्रोही गुटों का नियंत्रण हो गया। एलेप्पो के 50% हिस्से पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट के लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई की घोड़े पर बैठी प्रतिमा को क्रेन की मदद से नीचे गिरा दिया। ये मंजर ठीक वैसा ही था जैसा अगस्त में दुनिया ने बांग्लादेश में देखा था। विद्रोही गुटों के लड़ाकों ने इसके बाद जश्न मनाया। बीच सड़क पर मजहबी नारे लगाए गए, हवाई फायरिंग करके अपनी जीत की गूंज असद सरकार को सुनाई गई। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ वायरल वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। विद्रोही गुटों ने एलेप्पो से 30 किलोमीटर दूर कैसे मिलिट्री एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया। यहां भारी गोला बारूद अपने कब्जे में लिया। एक फाइटर प्लेन भी नियंत्रण में लिया गया। असद सरकार के समर्थन में रूस ने अरसा पहले अपने पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। विद्रोही गुटों ने रूस के इस आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कब्जा जमा लिया था। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि एलेप्पो शहर अब सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। विद्रोहियों ने एयरपोर्ट, अस्पताल के साथ साथ शहर के सभी मुख्य इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जो विद्रोही गुट है, विद्रोही गुटों के हमले में कई सीरियाई सैनिक भी मारे गए हैं। डर के मारे कई सैनिक शहर छोड़कर भाग चुके हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें 24 घंटे तक घरों के भीतर रहने के आदेश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि रूस ने सीरियाई सेना की मदद के लिए विद्रोही गुटों के काफिलों और ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि इन हमलों में 300 विद्रोही मारे गए हैं। खबर यह भी है कि विद्रोही गुटों को राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ने से रोकने के लिए रूस से 72 घंटे के भीतर सीरिया में अतिरिक्त सैन्य मदद पहुंचने वाली है। सीरिया में हालात इस वक्त खतरनाक हैं। असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विद्रोही गुट में HTS का नाम सामने आ रहा है। HTS यानी हयात तहरीर अल शम संगठन। आपने शायद अल नुसरा फ्रंट का नाम सुना होगा। अल नुसरा फ्रंट ने बहुत पहले अपना नाम बदलकर हयात तहरीर अल शम कर लिया था। इस बार इस गुट के लड़ाकों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। सीरिया को लेकर सुलगते सवाल ये हैं कि हयात तहरीर अल शम विद्रोही गुट को बैकडोर से किस देश का समर्थन हासिल है। सीरिया में दोबारा गृह युद्ध भड़कने के पीछे किस देश का हाथ माना जा रहा है। क्या सीरिया में गृह युद्ध पार्ट 2 से असद सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा? क्या सीरिया फिर से कई देशों के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा? और क्या सीरिया में दुनिया, रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग देखने वाली है? सीरिया के हालात दूसरे पश्चिमी देशों से बहुत अलग हैं, क्योंकि यहाँ तो रूस और अमेरिका दोनों ही दुश्मनों के मिलिट्री बेस भी हैं और यहाँ भड़की गृह युद्ध की चिंगारी किसी भी दिन महायुद्ध में बदल सकती है। ऐसे में सीरिया के 13 साल पुराने गृह युद्ध के इतिहास को भी जानना होगा, क्योंकि तभी सीरिया में बिछे बारूद का सच ठीक से पता चल पाएगा। सीरिया में वर्तमान के गृह युद्ध को समझने के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति और खूनी इतिहास को जानना होगा। सीरिया की सीमा तुर्की, लेबनान, इजराइल, इराक और जॉर्डन जैसे 5 देशों को छूती है। जॉर्डन और इराक को पार करेंगे तो सऊदी अरब और ईरान जैसे बड़े देश सीरिया के बहुत करीब हैं। सीरिया में इन सभी देशों का अच्छा खासा असर है। जैसे ईरान एक शिया मुल्क है, सीरिया सुन्नी शासन वाले सऊदी अरब के असर में कभी नहीं रहा। ईरान की इस वजह से सीरिया में खासी दिलचस्पी है। ईरान असद सरकार को सैन्य मदद के अलावा आर्थिक मदद भी देता रहा है।
सीरिया ईरान के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईरान हिजबुल्ला और हमास तक हथियार पहुंचाने के लिए सीरिया का इस्तेमाल करता है, जबकि सऊदी अरब विद्रोही संगठनों को रणनीतिक खुफिया जानकारी और अन्य किस्म की मदद देता रहा है। इजराइल सीरिया के मामले में हमेशा से तटस्थ रहा है, लेकिन उसे भी सीरिया में ईरान के प्रभाव पर शुरू से ऐतराज रहा है। इजराइल का मानना है कि लेबनान में उसके सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह को सीरिया में ईरान के दखल से ताकत मिलती है। इजराइल इसी कारण से सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पहले भी अटैक करता रहा है और इस साल भी इजराइल ने सीरिया में कई बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं सीरिया में मौजूद कुर्दिश लड़ाकों से तुर्की की पुरानी दुश्मनी है। अब आते हैं सीरिया में गृह युद्ध के इतिहास पर। सीरिया में वर्ष 2000 से बशर अल असद राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2011 में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी के चलते जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। उस समय फ्री सीरियन आर्मी नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ था। इस गुट ने ही सीरिया में गृह युद्ध छेड़ा था। वर्ष 2012 में विद्रोही गुट ने अलेप्पो पर कब्जा जमा लिया था। कहा जाता है कि उस समय सीरिया में ईरान के असर को खत्म करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे से विद्रोही गुटों को सपोर्ट किया था। फिर साल आया 2015 जब यहां के गृह युद्ध में रूस की सीधी एंट्री हुई। रूस ने सीरियाई सरकार के समर्थन में इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट के खिलाफ हवाई और क्रूज मिसाइल हमले किए थे। कहा जाता है कि इसी के बाद वर्ष 2016 में असद सरकार विद्रोहियों को अलेप्पो से खदेड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन गृह युद्ध का संकट खत्म नहीं हुआ था। अब आते हैं वर्तमान हालात पर। जानकारों का मानना है कि इस साल यहाँ गृह युद्ध पार्ट 2 छिड़ने के पीछे बाइडेन सरकार का हाथ हो सकता है, जो रूस और ईरान को अब सीरिया फ्रंट पर उलझाना चाहती है। असद सरकार ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिका और तुर्की ने मिलकर विद्रोही गुटों को पर्दे के पीछे से मदद पहुंचाई है। जवाब में रूस और ईरान की यहां दोबारा सीधी एंट्री हो चुकी है। रूस ने विद्रोही गुटों पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान ने खुलकर कहा है कि वो सीरिया सरकार को हर संभव मदद देगा और जब रूस ईरान यहां जंग के मैदान में उतरेंगे तो अमेरिका अपने बेस को बचाने के लिए और अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए जवाब देगा, जिसका मतलब होगा सीरिया में महायुद्ध का छिड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में लंबे वक्त तक चले गृह युद्ध में नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की साल 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि इस गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जबकि ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार मार्च 2023 तक सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें तक हुई थी। पश्चिमी एशिया पर नजर रखने वाले जानकारों की अगर माने तो तब के गृह युद्ध के कारण सीरिया अमेरिका, रूस समेत 20 देशों का बैटल ग्राउंड बन चुका था और यहां तक कि रूस, अमेरिका जैसे पावरफुल देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई आज भी जारी है। और अब आपको बताते हैं बांग्लादेश के हालात, क्योंकि यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन और उनके खिलाफ बढ़ते जुल्म को लेकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की पूरी दुनिया में इस वक्त किरकिरी हो रही है। जी हां, बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातों और कट्टरपंथियों की हिमायती यूनुस सरकार के खिलाफ दुनिया भर में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। हिंदुओं के इस आंदोलन को ग्लोबल समर्थन भी अब हासिल है। ये स्पेशल रिपोर्ट में जानिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर पिछले कुछ महीनों से जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आक्रोश की आवाजें उठ रही हैं। ये तस्वीरें असम के श्रीभूमि जिले की हैं, जहां हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहां हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर पूरे असम में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ सनातनी ऐक्य मंच संगठन ने पूरे असम में बांग्लादेश चलो अभियान चला रखा है।
प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश बॉर्डर से घुसने की कोशिश भी की, लेकिन असम पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान तनावपूर्ण हालात बने रहे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों और उनके हिमायतियों के खिलाफ असम से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश की राजधानी दिल्ली तक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हिंदू संस्थाओं और हिंदू संगठनों के बीच बांग्लादेश सरकार के खिलाफ शहर शहर गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं। इस्कॉन ने रविवार को पूरी दुनिया में इस्कॉन के 1000 मंदिरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इन प्रदर्शनों में सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि कट्टरपंथियों की पैरोकार बांग्लादेश की यूनुस सरकार होश में आए और वहां हिंदुओं पर अत्याचार को रोके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर सियासी दल भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहां कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस पर पलटवार किया। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। मोदी सरकार की कायराना, बुज़दिलाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ना, बात में दम न होना, विश्वसनीयता कम होना, आज उसकी कीमत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू चुका रहे, जो वहां अल्पसंख्यक है। असल में बांग्लादेश को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों का दमन थम नहीं रहा। इस्कॉन के मुताबिक बांग्लादेश में उसके 2 और हिंदू कर्मचारियों को मंदिर लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता और कट्टरपंथ का बोलबाला बढ़ गया है। साथ ही हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको भारत की बढ़ती मिसाइल पावर दिखाते हैं, जिससे दुनिया दंग रह गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत की बढ़ती मिसाइल पावर, क्योंकि इस महाशक्ति से पाकिस्तान तो घबराया हुआ ही है, वहीं भारत की एक परमाणु मिसाइल ऐसी भी है जिसकी जद में अब बीजिंग भी आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत अपनी मिसाइल पावर को बढ़ाने के साथ ही इस क्षेत्र में बड़ा निर्यातक, बड़ा एक्सपोर्टर देश बनकर भी उभर रहा है। भारतीय मिसाइलें मारक क्षमता को देखते हुए इनकी डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं भारतीय मिसाइलों की ताकत। ये समंदर से भारतीय नौसेना की एटमी उड़ान है। घातक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात से स्वदेशी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण है। ये भारतीय नौसेना की वो जलीय शक्ति है जिससे 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान बहुत परेशान हैं। इसका पहला कारण तो यही है कि इस मिसाइल को पानी के भीतर से पनडुब्बी से दागा जा सकता है और K4 की सफल टेस्टिंग से भारत की न्यूक्लियर ट्रैड वाली शक्ति भी कई गुना बढ़ चुकी है। यहाँ न्यूक्लियर ट्रैड का मतलब है जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हथियारों को लॉन्च करना। भारत दुनिया के ऐसे 6 देशों में पहले से शामिल है जिसके पास ये एटमी हुनर है। वहीं चीन पाकिस्तान की परेशानी का दूसरा कारण इस मिसाइल की रेंज है। K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में एक तो पूरा पाकिस्तान आता है और 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ चीन की राजधानी बीजिंग भी इस मिसाइल की जद में है। ये मिसाइल सबमरीन के द्वारा छोड़ा जाएगा ताकि दुश्मन को इसकी जगह पता नहीं लगे और इसकी मैन्युवरेबिलिटी और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा और ये शॉर्ट शॉट उनके लिए बहुत ही बड़ा एक मैसिव डैमेज करेगा किसी भी कंट्री को।
अब आपको भारत की एक और नई मिसाइल पावर के बारे में बताते हैं। ये लंबी दूरी का हाइपरसोनिक हथियार है। ये मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों ही जगहों से दुश्मन पर अटैक कर सकती है। इसका सफल परीक्षण 16 नवंबर को किया गया था। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है। आवाज की गति से भी 5 गुना रफ्तार है। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है और हाइपरसोनिक होने के कारण इसे दुश्मनों के एंटी मिसाइल सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। यानी अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया जाए तो 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस्लामाबाद और कराची शहर 2 से 3 मिनट में तबाह हो सकते हैं। और अगर ये मिसाइल भारत की समुद्री सीमा से दागी जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में दुश्मनों के जहाज को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। मतलब महासागर में भारत अब चीन को सीधे हाइपरसोनिक चुनौती देने की काबिलियत रखने लगा है। वैसे यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हाइपरसोनिक तकनीक को विकसित करने का काम रूस के सहयोग से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए किया जा रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते होने वाली देरी के बाद DRDO और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने मिलकर खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का कारनामा कर दिखाया है। ऐसा करके भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अब हाइपरसोनिक हथियार है। यहाँ लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि परमाणु मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का इतिहास भारत ने किस रणनीति के तहत रचा है? तो इसका जवाब है भारत की रॉकेट फोर्स, जिसे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से मिलने वाली मिसाइल चुनौतियों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत लगातार एक से बढ़कर एक शक्तिशाली मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। ऐसी ही एक कोशिश 12 नवंबर को भी हुई थी। तब DRDO ने लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और भारत ने एक और नया कीर्तिमान रचा था। वैसे यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। आप दुनिया में छिड़े 2 युद्ध का हाल देख लीजिए, चाहे इजराइल और ईरान के बीच की जंग हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो, दोनों ही जगह मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो रही हैं। भारत ने इन 2 युद्धों से भी बड़ा सबक लिया है और अपनी मिसाइल पावर में इजाफा करके चीन और पाकिस्तान के लिए कड़ा चैलेंज पेश कर रहा है। एक और खास बात, भारत ऐसी आधुनिक और घातक मिसाइलों को डेवलप करके निर्यात के क्षेत्र में भी अब धाक जमा रहा है। मिसाइल वर्ल्ड में ब्रह्मोस को दुश्मन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र माना जाता है। भारत अब इसी ब्रह्मास्त्र को दुनिया को निर्यात कर रहा है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस का पहला बैच जून में हासिल किया था। इसके बाद दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच वहां ब्रह्मोस मिसाइल का बेस बना दिया। ऐसा करके फिलीपींस अब चीन को साउथ चाइना सी में कड़ा चैलेंज दे रहा है और इसी का नतीजा है कि वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE जैसे कई मुस्लिम देश इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के इच्छुक हैं। सूत्रों के अनुसार भारत रूस ज्वाइंट वेंचर इन तीनों देशों के साथ ब्रह्मोस की डील पर चर्चा कर रहा है और आने वाले दिनों में एक और बड़ा समझौता भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यह दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 से हार गया। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन यह दावा है ईमानदारी की बात कर झूठ का कारोबार करने वाले चीन का। चीन लगातार इस खबर की ग्लोबल मार्केटिंग कर रहा है, खुद की पीठ थपथपाते हुए दुनिया में अपनी डिफेंस तकनीक का डंका बजा रहा है। हमने चीन के इस दावे की पड़ताल की है और इससे जो सच सामने आया है उससे धोखेबाज चीन एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है।
जिनपिंग का नया दावा, इंटरनेशनल किरकिरी। दुनिया में चीन ढोल पीट रहा, अमेरिकी F-20 पर J-20 भारी पड़ा। F-22 वर्सेस J-20, चीन एक्सपोज्ड। चीन का दावा है कि उसके J-20 फाइटर जेट घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-22 पर भारी पड़ा। चीन के अखबार और चीन समर्थक लोग इस खबर के आधार पर चीनी डिफेंस और जिनपिंग के गुणगान करते नहीं थक रहे। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक F-22 को मात देने वाली खबर J-20 के महिमामंडन की एक नाकाम कोशिश थी। आगे हम चीन का झूठ बेनकाब करें, उससे पहले चीन का दावा क्या है वो जान लीजिए। ताइवान के उत्तर में J-20 और F-22 में सिमुलेटेड यानी नकली हवाई युद्ध कराया गया। युद्ध में J-20 का अमेरिका के F-22 रैप्टर से बेहतर प्रदर्शन रहा। 95% जीत दर के साथ J-20 ने अमेरिकी F-22 को मात दे दी। नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने आधुनिक डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये टेस्ट किया। चीन ने यह दावा तो कर दिया, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि चीनी फाइटर जेट J-20 की ये जीत फर्जी निकली। मतलब J-20 को अतिरिक्त मदद दी गई जिससे F-22 को तथाकथित रूप से हराया जा सके। दावे की पोल खुल गई और एक रिपोर्ट से खुली, जिसके बाद यह हुआ कि J-20 के तकनीकी आंकड़े जैसे रडार, स्टेल्थ क्षमता छिपाई गई। इस सिमुलेटेड युद्ध में जीतने के लिए J-20 को 2 से 3 लॉयल विंगमैन ड्रोन की मदद दी गई। लॉयल विंगमैन ड्रोन AI की मदद से काम करता है और 5-6 गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। इस ड्रोन विमानों की मदद और आंकड़ों की हेराफेरी की वजह से J-20 सफल रहा। इस खुलासे से साफ हो गया कि गेम फिक्स था, क्योंकि अमेरिका F-22 के सामने चीनी फाइटर जेट J-22 कहीं नहीं टिकता। जरा एक तुलना से समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। F-22 और J-22 दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, यानी रडार की पकड़ में नहीं आते। हालांकि कहा तो जाता है कि चीनी J-20 अमेरिकी F-22 की नकल है। हथियारों की बात करें तो F-22 बेहद घातक है। F-22 में हवा से हवा में मार करने वाली 6 AIM-120 एमराम मिसाइलें लगी हैं। साथ ही हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली 2 AIM-96 साइड विंगर मिसाइलें भी हैं। J-20 में 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR और 4 विद इन विजुअल रेंज यानी WVR मिसाइलें हैं। F-22 की रफ्तार 2695 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो J-20 अधिकतम 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-22 38,000 किलो वजन के साथ उड़ सकता है। J-20 का पेलोड 37,000 किलो है। आंकड़ों से साफ है कि F-22 के सामने J-20 बेदम है, फिर भी चीन इसे घातक बताने का पाखंड करता है। तो इसकी वजह है अपनी सेना को दुनिया में सबसे शक्तिशाली साबित करने की चाहत। चीन की इस फरेबी चाहत को समय समय पर अमेरिका भी काउंटर करता रहा है। अमेरिका तो यह तक कह चुका है कि चीन ने उसके F-22 रैप्टर की कॉपी की है। कई ऐसे सबूत भी हैं जो चीन की इस चोरी को बेनकाब करते हैं, जैसे स्टेल्थ तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने का दावा, जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि J-20 को स्टेल्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका विशाल आकार और इंजन नोजल स्टेल्थ तकनीक बनाने में बाधा है। जिनपिंग की डिफेंस मंडली दावा करती है कि F-22 को आसानी से मात दे सकता है J-20, लेकिन हकीकत यह है कि J-20 में रडार क्रॉस सेक्शन और इंजन से जुड़ी समस्याएं हैं, जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है।
चीन कहता है कि F-22 की तकनीक से J-20 कहीं आगे है। F-22 की तकनीक बेहद गोपनीय है और दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। फाइटर जेट J-20 की टेक्नोलॉजी बेहद आगे है, ऐसा चीन दावा करता है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि F-22 की नकल है J-20। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर J-20 को लेकर चीन इतना झूठ क्यों बोलता है? J-20 की कमियों को छिपाता क्यों है? जवाब जानिए। J-20 फाइटर जेट को चीन माइटी यानी विशालकाय ड्रैगन भी कहता है। इस लड़ाकू विमान को चीन अपने देश की सेना के आधुनिकीकरण का प्रतीक मानता है। अमेरिका के F-22 का जवाब J-20 से देने की हसरत भी चीन के मन में है, क्योंकि सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर अमेरिका से आगे निकलना होगा। तमाम कोशिशों के बाद भी चीन अपना झूठ छिपा नहीं पाता और इंटरनेशनल किरकिरी कराता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी F-22 के मुकाबला करने से पहले चीन अपने कथित स्टील्थ फाइटर जेट J-20 की कमियों को दूर कर ले तो बेहतर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए आगे बढ़ते हैं। जिसके घर खाने को दाने नहीं है, संभल अजमेर पर वो लोग अब चिल्लाने लग गए। बात पाकिस्तान की हो रही है, नापाक फितरत की हो रही है, उसके नापाक इरादों की हो रही है। जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, जहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जहां कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं मानता है, वो देश भी भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर नसीहतें दे रहा है, भारत के अंदरूनी मामलों में झांक रहा है और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है। अब संभल मस्जिद विवाद और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर पाकिस्तान ने दखल दी है। पाकिस्तान के मजहबी ठेकेदारों ने शहबाज सरकार से मांग की है कि वो इस मामले में भारत से बात करे और दखल दे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों से मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है। कई जगहों पर तनाव भी हुआ है। पहले संभल में तनाव बढ़ा, फिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद शुरू हो गया। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर नई बहस छिड़ गई है, लेकिन इस मामले में अब पाकिस्तान भी भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है। जिस देश में गृह युद्ध के हालात हैं, जहां कट्टरपंथी जमातें ही सरकार का हर फैसला तय करती हैं, वो पाकिस्तान भी अजमेर शरीफ से लेकर संभल विवाद पर देश के पुराने नियम कानूनों का हवाला देकर भारत को लेक्चर दे रहा है। ये साहब पाकिस्तान में धार्मिक मामलों के बड़े जानकार माने जाते हैं। इनका नाम है प्रोफेसर शहजाद अहमद भट्टी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान में जो तकरीरें की गईं, उसमें पाकिस्तानी मौलानाओं ने शहबाज सरकार से यह अपील की कि भारत में कुछ मस्जिदों और दरगाहों को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसमें पाकिस्तान दखल दे। पाकिस्तान के प्रोफेसर शहजाद अहमद भट्टी ने अपनी तकरीर में संभल का भी मुद्दा उठाया। जरा सोचिए, कट्टरपंथ की बुनियाद पर बने जिस पाकिस्तान में आज वहां के लोगों को ठीक से 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, वहां के मजहबी ठेकेदार भारत को ज्ञान दे रहे हैं। पाकिस्तान के इन इस्लामिक विद्वानों को भला कौन समझाए कि अजमेर शरीफ में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं और वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में स्थित हिंदू और सिख धर्म स्थलों की यात्रा के लिए भारत से पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को वहां के कट्टरपंथियों का डर सताता रहता है। जिस संभल विवाद को लेकर पाकिस्तान के मजहबी झंडा बरदार हाय तौबा मचा रहे हैं, वहां रविवार को जांच आयोग ने जाकर दौरा किया। संभल हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। सरकार ने आयोग को 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मस्जिदों के सर्वे पर सवाल उठाए। मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था,
हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में एएसआई ने अदालत में जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें एएसआई ने मस्जिद को संरक्षित विरासत संरचना बताते हुए उसका नियंत्रण और प्रबंधन सौंपने का अनुरोध किया है। देश में जिन मस्जिदों को लेकर इस समय विवाद हो रहा है, उनमें उत्तरकाशी की जामा मस्जिद भी है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई। रामलीला मैदान में रविवार को देवभूमि विचार मंच के आह्वान पर आयोजित महापंचायत में हैदराबाद के विधायक टी राजा भी शामिल हुए। हमें यहाँ राजनीति करने नहीं है, यहाँ से हमें चुनाव लड़ना भी नहीं है। हम हैदराबाद से पधारे हैं। भारत में कहीं पर भी हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है, हिंदू अगर आवाज उठाते हैं, वहाँ पर पहुँचना एक हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है। सो मैं आज पहुँचा हूँ, बस निवेदन करने आया हूँ उत्तराखंड के सभी हिंदुओं को, अगर आने वाली पीढ़ी अगर आपको ना कोसना है तो आज पूरे उत्तराखंड के हिंदुओं को, 1 करोड़ हिंदुओं को एक होकर यहाँ पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनको हटाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाए। उत्तरकाशी, अजमेर और संभल की तरह ही यूपी के बदायूं में भी जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया में अब तक सबसे बड़ा सोने का भंडार दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप में था, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका की जगह लेने वाला है चीन, जिसने दावा कर दिया है कि विश्व के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व की खोज का। सोने की ये खदान मिलने से न सिर्फ चीन के स्वर्ण साम्राज्य का विस्तार होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मार्केट का समीकरण भी बदलने वाला है। इतना ही नहीं, चीन की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। कहाँ है ग्लोबल शक्ति बनने के चीनी सपने की ये खदान, और कैसे ये खदान चीन को गोल्ड किंग बना सकती है? जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। एक तरफ विस्तारवादी चीन का दुनिया पर राज करने का सपना, दूसरी तरफ है एक खोज जिससे चीन के सुपर पावर बनने के सपने को सोने के पंख लग गए हैं, जिसकी मदद से चीन लंबी आर्थिक उड़ान भर सकता है। और चीन की ये उम्मीद बंधी है हुनान प्रांत में हुए एक ऐसी खोज से, जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान है, बल्कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में बड़े बड़े खिलाड़ी भी परेशान हैं। 2,11,800 वर्ग किलोमीटर में फैले चीन के हुनान प्रांत में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार। जमीन के 2000 मीटर भीतर चीन के हाथ इतना बड़ा स्वर्ण भंडार लग गया है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 40 शिराओं में करीब 1000 मीट्रिक टन सोना मिला है। चीन के हुनान प्रांत में मिला सोने का यह भंडार इतना विशाल है कि चीन की 68 में से करीब 50 करोड़ महिलाओं को जिनपिंग अंगूठी गिफ्ट कर सकते हैं, या तो देश के रिजर्व को 50% तक बढ़ा सकते हैं। जरा समझिए, 1000 मीट्रिक टन सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है करीब $83 बिलियन या 7 लाख करोड़ रुपए। अब अगर जिनपिंग अपनी जनता को अंगूठी गिफ्ट करना चाहेंगे तो एक गोल्ड रिंग का औसत वजन होता है 2 ग्राम। 1000 मीट्रिक टन में होता है कुल 1 अरब ग्राम। इस हिसाब से कुल 50 करोड़ गोल्ड रिंग बन सकती है, या फिर 2264 करोड़ में मौजूदा गोल्ड रिजर्व में हजारों करोड़ और जोड़ सकते हैं, जिससे देश को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। चीन को यह गोल्ड रिजर्व ऐसे मौके पर मिला है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या यूं कह लीजिए कि चीन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सोने का सहारा मिल गया है। साथ ही चीन अब ग्लोबल गोल्ड मार्केट में बड़ा गेम खेलने की भी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले ये जानिए कि सोना बाजार में चीन की मौजूदा स्थिति क्या है। ग्लोबल गोल्ड मार्केट में चीन का भारी दबदबा रहा है।
2023 में चीन सबसे बड़ा गोल्ड उत्पादक देश रहा। कुल उत्पादन में 10% हिस्सेदारी चीन की थी। 2024 की शुरुआत में चीन के पास करीब 2000 टन गोल्ड रिजर्व था। बात चीन में गोल्ड कंजम्पशन की करें तो चीन जितने सोने का उत्पादन नहीं करता उससे ज्यादा उपभोग करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ी है, साथ ही उनकी आय और खर्चे भी। यही वजह है कि 2024 की तीसरी तिमाही में 268 टन गोल्ड का उत्पादन करने वाला चीन दोगुने से भी ज्यादा यानी करीब 741 टन सोने का उपभोग कर रहा था। सबसे बड़ा सोने का खदान मिलना चीन या ग्लोबल गोल्ड मार्केट के लिए कोई मामूली बात नहीं है। जरा मायने समझिए। इस गोल्ड साइट के मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण बाजार में चीन का दबदबा बढ़ेगा। सोने के आयात पर चीन की निर्भरता घटेगी। चीन अपनी खनिज संपदा का विस्तार कर सकेगा, डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा दे पाएगा और गोल्ड रिजर्व बढ़ाने से आर्थिक स्थिरता भी हासिल कर सकता है। अगर दुनिया में गोल्ड भंडार पर नजर डालें तो इस खोज से पहले तक दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप में 929 टन गोल्ड भंडार मिला था। लेकिन हुनान में जो गोल्ड रिजर्व अब मिला है उसकी वजह से इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन आ गया है। इंडोनेशिया के ग्रासबर्ग में 856 टन गोल्ड भंडार है। रूस के ओलंपियाड में 737 टन, पापुआ न्यू गिनी के लिहरी में 680 टन, चिली के नॉर्थ अबीटो में 657 टन, नेवादा के कर्लन ट्रेंड में 353 टन, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डिंगटन में 350 टन, दक्षिण अफ्रीका के पोनेंग में 330 टन, डोमिनिक रिपब्लिक के पुब्लो वीजो में 309 टन और नेवादा के कार्टेज में 246 टन गोल्ड का भंडार है। जमीन के भीतर सोने का निर्माण कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें अक्सर लाखों साल लग जाते हैं। जिस तक चीनी भूवैज्ञानिकों ने पहुंचने का दावा किया है, कहना गलत नहीं होगा कि यह स्वर्ण भंडार चीन के लिए एक बड़ा जैकपॉट है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नई चमक मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।